नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, पुतिन और ट्रंप अलास्का में मिले थे तो सबको लगा बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, बड़ी जल्दी यूक्रेन वॉर पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा। लेकिन अब देखिए, जिस तरह से एससीओ के बाद ट्रंप को एक तरह से धमकी दे दी है पुतिन ने कि चीन और भारत के साथ बात करने से पहले 10 बार सोचे, इस तरह से डराना धमकाना बंद कर दे टैरिफ के नाम पर। कैसे देखते हैं अब आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री को इस वक्त? अंजू जी, पहली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने को ये लगता था कि मैं रशिया को अगर अलास्का में बुलाया है तो रशिया मेरे पाले में आएगा। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पूरे डायनामिक्स क्या है। अमेरिका की सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि रशिया और चाइना कहीं इकट्ठे ना हो जाए। मैंने आप ही के शो पे बड़ी बार बोला है, भारत और चाइना इकट्ठे होते हैं अमेरिका को दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही अमेरिका के लिए काम करेंगे। अमेरिका को, भारत को भी मार्केट चाहिए अमेरिका की, चाइना को भी भारत अमेरिका की मार्केट चाहिए। दोनों compete करेंगे तो फायदा अमेरिका का होगा। इसलिए जो ये सारा ट्रेड वॉर चल रहा है वो चाइना को कंटेन करने के लिए और भारत को एक उभरती हुई एक मार्केट क्रिएट करना है, ताकि हम compete करें चाइना के साथ और प्राइसेस और कम आए और हम पागलों की तरह अमेरिका के लिए काम करते रहें। लेकिन इक्वेशन में से आपको दो कंट्रीज को बाहर निकालना था। भारत और चाइना के अगर रिलेशंस को ठीक करना है तो पाकिस्तान दिक्कत करता है, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया। आपके रिश्ते ठीक होने शुरू हो गए, यहां तक कि हमारा बॉर्डर भी वो सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई देता है। लेकिन अब इसके अंदर जैसे ही एससीओ की मीटिंग आती है उसमें रशिया कूद गया। रशिया, भारत और चाइना तीनों इकट्ठे, ये तो डेथ वारंट है अमेरिका के लिए। इसलिए जो अभी ये जो पुतिन ने बोला है कि भाई तमीज से बात करो, यू शुड लर्न हाउ टू स्पीक विद चाइना एंड भारत। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने किसी के साथ अलाइन नहीं किया। ना तो हम रशिया के पाले में हैं, ना हम अमेरिका के पाले में हैं, और चाइना का भी यही हाल है। चाइना भी दोनों तरफ से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो किसी के पाले में नहीं है। इसलिए पुतिन ने बोला है डोनाल्ड ट्रंप को, भाई इनसे बात करना सीख लो, ये सिविलाइजेशंस हैं, तुम कंट्री हो। कंट्री में और सिविलाइजेशन में फर्क होता है। और मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मोदी जी जब एससीओ की मीटिंग में शी जिनपिंग के सामने बैठे थे तो उन्होंने एक चीज याद दिलाई उनको कि अदर देयर कंट्रीज, हम दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, और अगर ये दो सिविलाइजेशंस इकट्ठी होती हैं हम दुनिया को अपनी उंगलियों पे हम नचा सकते हैं। साथ में मोदी जी ने 3 वर्ड्स बोले, आप मैन्युफैक्चरिंग के बॉस हो, हम सर्विसेज के बॉस हैं, और रशिया ऑयल का बॉस है। ये 3 रिसोर्सेज इकट्ठे हो जाएं तो वेस्ट की हेजेमनी को हम खत्म कर सकते हैं। जब ये सारी चीजें सुनी है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग हो गया है खराब, इसलिए उसने उल्टी सीधी बातें बोलनी शुरू कर दी। अब इनको सुनने के बाद ना चाइना ने रिएक्ट किया ना भारत ने। हमारे लिए बोल कर रहा है पुतिन। पुतिन खुद बोल रहे हैं कि यार पहले ना बात करनी सीख ले, उसके बाद बात कर रहा। तो यानी कि आप देख लीजिए कि अमेरिका जो है उसका निशाना चाइना था, चाइना और रशिया को अलग करना था। उस चक्कर में चाइना और भारत इकट्ठे हो गए और हमारी दोस्ती में हमने साथ में तड़का लगा दिया पुतिन का भी। और ये कहीं अगर नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन भी साथ में जुड़ गया तो आप समझ सकती हैं कि होगा क्या अमेरिका का। तो यही है दुखती रग जिसके कारण आज दिमाग खराब हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का, और वो बहकी बहकी बातें भी बोल रहे हैं। और ये अभी तो शुरुआत है, पूरे कोशिश की जाएगी आपको डिसमेंटल किया जाए, चाइना को तंग किया जाए। मैंने आज ही वीडियो बनाया है इसके ऊपर कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी पेंटागन को बोल दिया कि तुम मिलिट्री को तैयार करो अगेंस्ट चाइना। वाई? चाइना तो कोई ताइवान के ऊपर चढ़ाई नहीं कर रहा, कोई भारत के साथ पंगा नहीं ले रहा, तो अब क्यों किया जा रहा है? ये वही हरकतें हो रही हैं जो इन्होंने यूएसएसआर के टाइम पर उसके साथ की थी कि इसको डिसमेंटल कर दो, इसके टुकड़े कर दो। अब ये चाइना के पीछे पड़ गए हैं। टारगेट चाइना ही था, लेकिन चाइना ने एससीओ की मीटिंग में जैसे अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, अपना पूरा उन्होंने ना दुनिया के सामने एक शोकेस किया कि मेरे साथ भारत भी है, मेरे साथ रशिया भी है, और मेरे साथ 20 और कंट्रीज हैं जो कि 50% ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक खतरे की घंटी थी जो बजा दी। यूएसएसआर ने भी अपने टाइम पर यही किया था, उसके टुकड़े करवा दिए गए। अब पेंटागन को जो बोला है अमेरिका ने कि भाई मिलिट्री को तैयार करो, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। मैंने विद प्रूफ्स अपने चैनल के ऊपर मैंने इस लोगों के साथ शेयर भी किया इसको। सो ये इसका दिखाता है कि अमेरिका को मालूम है कि अब उसके जो कंट्रोल का जो टाइम था वो चला गया। उसका रीजन एक और मैं आखिरी चीज बताता हूं आपको। भारत, चाइना, रशिया तीनों ने एक और एग्रीमेंट किया है, हम आपस में ट्रेड करेंगे अपनी करेंसी में।
यानी कि ये भी हमने फाइनल कर दिया कि डॉलर में अब काम नहीं होगा। और ये भारत और चाइना और रशिया तीनों मिलकर ऑलमोस्ट 25-30% वर्ल्ड की जीडीपी है, यानी कि 25-30% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी में से डॉलर बाहर निकाल दिया। अब आप समझ लीजिए कि अमेरिकन बैंक्स का और उसकी गवर्नमेंट का हाल क्या होने वाला है। ये आज जो नींद नहीं आ रही उनको, लिखा तो उसने अपने ट्वीट में यही था, गुड नाइट, लेकिन नींद उड़ चुकी है जी। डी डॉलराइजेशन से ही तो सबसे ज्यादा ट्रम्प डरते हैं, तभी तो ब्रिक्स के पीछे पड़े रहते हैं। यही कह रहे थे ना कि ब्रिक्स में अगर कोई और कंट्री शामिल होगा तो 10% और टैरिफ लगा दूंगा, और अगर ये काम भारत, चीन और रशिया ने कर दिया है तो मिर्ची लगना लाजमी है। और दूसरा, जिस तरह से विक्ट्री डे पर चाइना ने अपने हथियारों की नुमाइश की है, अपने सारे हथियार दुनिया को दिखाए, अपना पूरा शक्ति प्रदर्शन किया है, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उससे भी डरे हुए इसीलिए पेंटागन को ये कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ? चाइना ने एक चीज दिखाई कि हम तैयार हैं, और हमें मालूम है कि जो पेंटागन है वो तैयार नहीं है। आज जो शक्ति प्रदर्शन चाइना ने दिखाया है, अमेरिका को पता लग गया कि इसके F-35 गिरते जा रहे हैं। कभी केरला में 35 दिन रखा रहा, उसको ठीक करना भी मुश्किल हो गया। सोच के देखिए, अगर कहीं युद्ध का टाइम होता और ये प्लेन ऐसे खड़े रहते कि उसको ठीक करना मुश्किल हो गया, तो हालत क्या होती। यानी कि अमेरिका बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है। उनकी जो नेवल शिप्स हैं वो सारी मेंटेनेंस के अंदर हैं। दे कैन नॉट फाइट द वॉर ऑफ द वर्ल्ड। तभी अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं बार बार कि मुझे पूरे दुनिया का ठेका नहीं लिया, नेटो अपनी कंट्रीज का ठेका ले, भारत इंडो पैसिफिक का ले, और रशिया अपने एरिया का ले। मुझे अपना सिर्फ अमेरिका का ध्यान रखना है। मुझे इतने रिसोर्सेज को स्पेंड करने की और लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि अब इनके कंट्री के पास ना तो पैसे हैं, ना वो मिलिट्री माइट है, ना वो R&D के ऊपर वो पैसा लगा रहे हैं जो पहले अमेरिका जाना जाता था अपनी R&D के लिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के लिए। अब तो इन्हें भारत इनको बीट कर रहा है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया कि वो अमेरिकन हथियार हों, F-16 हों, वो इनके चाइनीज़ हों, वो ब्रिटिश हों, या वो तुर्की के हों, हमने सबको ध्वस्त किया है उस युद्ध के अंदर। तो इसलिए अमेरिका इज अंडर प्रिपेयर्ड। उसने जो पेंटागन को बोला है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, चाइना हमें बीट कर चुका है। और कहीं ना कहीं अमेरिका ने ऑलरेडी ठान भी लिया है। मेरे पास कई इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जहाँ पे उन्होंने सरेंडर किया अपने आप को कि अब हम चाइना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में, और इवन की मिलिट्री के अंदर अभी इन्होंने क्लेम नहीं किया है, लेकिन सोलर में ये ऑलरेडी अपनी स्पेस छोड़ते जा रहे हैं कि चाइना हैज़ बीटन दैम। अब मिलिट्री की माइट देखने के बाद अब अमेरिका को लगता है कि अगर हमने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया और कहीं रशिया और चाइना इकट्ठे हो गए, तो अमेरिका का, जिसको बोलते हैं कि ओवरनाइट ये खत्म कर देंगे इसको। इसीलिए ये डर है, और ये डर अच्छा है, क्योंकि जो यूनिपोलर वर्ल्ड था, अमेरिका को मालूम है अब दुनिया का दादा वो अकेला नहीं रहा है। उसके सामने एक इतना स्ट्रॉन्ग पिलर खड़ा हो गया है जिसका नाम है BRC। मैं RIC वर्ड यूज नहीं करता हूं क्योंकि उसमें भारत बीच में आता है। BRC का मतलब है भारत, रशिया, चाइना। ये जो BRC का पिलर अब अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है, बराबरी का नहीं, उससे भी स्ट्रॉन्गर। इसी का डर है, इसलिए पेंटागन को बोला गया है तैयारी शुरू करो, वरना हम अपनी कंट्री अपने हाथ से जो बोलते निकल जाएगी जी। और फिर आप ये देखो ना कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, भारत के जो अपने घर में बने हुए हथियार थे उन्होंने भी छक्के छुड़ा दिए। F-16 तो उड़ान भर भी नहीं पाए। हमारे एयर चीफ मार्शल ने बताया था ना कि कैसे हैंगर में खड़े खड़े उनको नेस्त नाबूद कर दिया। तो इन चीजों से भी तो अमेरिका डरा हुआ है। और अभी आप देखो, वेनेजुएला में उन्होंने नया खेल खेलना शुरू कर दिया है, वहां पर अपने वॉरशिप्स भेज रहे। पुतिन भी तो कह रहे हैं कि वो जाकर वहां पे वेनेजुएला का साथ देंगे। चाइना ने भी फेवर में स्टेटमेंट दिया है। तो आपको लगता है कि नया बैटल ग्राउंड, यहाँ यूक्रेन वॉर रुका नहीं, डोनाल्ड ट्रंप से लाले पड़े हुए कि अभी तक उनका नाम ही कोई नॉमिनेट नहीं कर रहा है नोबेल पीस प्राइज के लिए, और वेनेजुएला में उन्होंने एक नया काम कर दिया अपने लिए, आबेल मुझे मार कर लिया वहां पर। पहले तो लोगों को समझना पड़ेगा कि वाई वेनेजुएला, वाई नॉट सम अदर कंट्री। उसका रीजन है कि वेनेजुएला अपना तेल बेचता है चाइना को सस्ते दाम पर, जबकि वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस है जैसे ईरान के ऊपर थे। पहले ईरान की रिफाइनरीज को तबाह किया, अभी वो वेनेजुएला के अंदर उसकी रिफाइनरीज को तबाह करेंगे ताकि उसकी इकॉनमी खराब हो और चाइना को जो फायदा हो रहा है चीप ऑयल का वो बंद हो जाए। पहला बात तो ये। दूसरा, वेनेजुएला इसलिए क्योंकि ये छोटा कंट्री है। अमेरिका ने कभी भी चाइना के साथ, भारत के साथ या कभी रशिया के साथ पंगा नहीं लिया। वो हमेशा छोटे छोटे कंट्री पकड़ता है, जैसे अफगानिस्तान पकड़ लिया,
उनके पास ना तो एयरफोर्स है ना कोई मिलिट्री माइट है। वहां पर भी 20 साल झक मारने के बाद 2-3 ट्रिलियन उड़ाने के बाद रात के अंधेरे में इनको भागना पड़ा। वो लोग जो गधों, घोड़े भी नहीं है उनके पास, गधों पे चलने वालों ने इनके सारे की सारी चीजों को ध्वस्त कर दिया। ये अफगानिस्तान, वियतनाम, लीबिया, सीरिया किसी से जीत नहीं पाए। यमन वाले आजकल जो हाउतीज वाले हैं सिर्फ टेररिस्ट हैं। उन्होंने थोड़ी सी मिसाइल छोड़नी शुरू करी तो इनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे वो भागकर वहां से निकल गए हैं और उनके प्लेन भी समंदर में नीचे गिर गए थे। ये तो अमेरिका का हाल है। तो वेनेजुएला का जो हाल, यस, उनके इट वाज नॉट F-35 विच फेल डाउन, समंदर में गिरा था, वो F-18 था जो नीचे गिरा था समंदर में। अभी भी वो समंदर के नीचे बेड के ऊपर वो लेटा हुआ है, कैन नॉट कम आउट। तो ये तो अमेरिका की ताकत का हाल है कि छोटे छोटे कंट्री तो छोड़िए, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके सामने भी फीके पड़ते हैं। इसलिए वेनेजुएला में जाकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर होगा कुछ भी नहीं। जैसे इन्होंने नॉर्थ कोरिया को ताकत दिखाने की कोशिश करी थी, क्या हुआ? वो अपने रॉकेट्स आज भी वो छोड़ रहा है। वही चीज़ वेनेजुएला के साथ भी है। लेकिन रशिया और चाइना दोनों जानते हैं कि ये सिर्फ आंखें दिखाने के लिए है। उसकी रिफाइनरीज को इन्होंने तबाह करना है। अगर उसकी रिफाइनरीज तबाह होती हैं उसका फायदा रशिया को होगा, लेकिन नुकसान होगा चाइना को। भारत भी थोड़ा सा तेल अपना वेनेजुएला से लेता है। टारगेट हमारी इकोनॉमीज को हिट करना है ताकि जो अमेरिका की हेजेमनी है वो दुनिया में वो बरकरार रहे। बट मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे युद्ध होगा। मैक्सिमम होगा तो एक ही चीज़ कि वहाँ की जो रिफाइनरीज हैं उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। उसके बाद वैसे ही पूंछ टेल बिटवीन देयर लेग्स, रात को 2 बजे ये वापस अपने कंट्री में पहुँच जाएंगे। दे आर नॉट अ फाइटिंग कंट्री एनी मोर। चाइना ने 10 साल से उनकी जो पूरी की पूरी कंट्री है उसको नशे में इतना धुत किया हुआ है कि उनको आर्मी में और नेवी में काम करने के लिए आदमी नहीं मिलते। सारे नशे में वो धुत है। और बाइडन ने तो सोने पे सुहागा किया, उसने भी आकर लीगलाइज कर दिया था ये सारे ड्रग्स को। तो इसलिए जो अमेरिका है, अमेरिका इज अ गॉन केस। अब तो मैंने कल एक वीडियो बनाया मैंने अभी इसके ऊपर, जस्ट शेयरिंग विद यू, कि अमेरिका को छोड़कर रशिया की सिटीजनशिप ले रहे हैं कि वी फील सेफर इन रशिया देन इन अमेरिका। क्योंकि अमेरिका के अंदर ना तो कोई वैल्यूज हैं, वहां पर आप अल्लाह अकबर बोल सकते हैं लेकिन आप मैरी क्रिसमस नहीं बोल सकते। ये तो हालत है अमेरिका की। वोकिज्म बढ़ता जा रहा है, लिब्रांडोइज्म इतना बढ़ गया है कि वहां पे सांस लेना मुश्किल हो गया है। जो नॉर्मल अमेरिकन हैं वो छोड़कर दुश्मन कंट्री में सिटीजनशिप लेकर वहां पर सेफ फील कर रहे हैं। ये अमेरिका का हाल है। तो इसलिए जो ये आंखें दिखा रहे हैं वेनेजुएला में, ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए है। बट हाउ लॉन्ग? इट इज राइटिंग ऑन द वॉल, अमेरिका इज हिस्ट्री। जी। और दूसरी तरफ आप देखो कि उनके एक एक्स NSA है बोल्टन, वो लगातार आगाह कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वो जो दोस्ती थी मोदी और ट्रंप के बीच में वो पुराने दिनों की बात हो गई, अब रिश्ते कभी सुधरेंगे नहीं। और दुनिया के लोगों को याद रखना चाहिए, नेताओं को, कि ट्रंप के साथ अगर वो दोस्ती भी करेंगे तो जो अमेरिका की बुरी नीतियां हैं उनसे बच नहीं पाएंगे। अंजू जी, पहली बात ये एक्स होते हैं, बेचो को एक्स वाइफ हो, एक्स हस्बैंड हो या एक्स कोई NSA हो, इनकी बात ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए। बिकॉज इन सबके पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न, मैं बार बार बोलता हूँ, टारगेट भारत कभी था ही नहीं, ना आज है ना ही कल रहेगा। ये सिर्फ चाइना को कंटेन करना था। पहले इन्होंने सैंक्शंस लगाए चाइना के ऊपर, 250%, आपको याद होगा, चाइना के ऊपर पहले लगाया ताकि रशिया को तंग किया जाए। रशिया के ऊपर इतनी सी भी जू नहीं रहेगी। जैसे ही मोदी जी को टच किया, पुतिन जो किसी कंट्री में नहीं जाते, ही फ्लू टू अमेरिका टू टॉक टू डोनाल्ड ट्रंप कि मोदी जी को टच किया है। ये होती है दोस्त और ये होती है दोस्ती। कि आपने, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टच किया टेबल पे लेके आने के लिए पुतिन को। अब पुतिन टेबल पे आ गए, बातचीत शुरू हो गई है। अगले हफ्ते इवन की यूक्रेन के ऊपर बहुत कॉन्क्रीट कोई मीटिंग होने वाली है और मुझे लगता है कि कोई ना कोई वहाँ पर एग्रीमेंट हो भी जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन ज़ेलेंस्की एंड पुतिन। लेकिन एटलीस्ट टेबल पर इन्होंने आना शुरू कर दिया ओनली बिकॉज भारत को टच किया था। पहली बात तो ये है। तो अभी जो आगे जाकर भी जो होगा, एक ही चीज़ होगी। जो बोल्टन बोल रहे हैं कि भारत के और अमेरिका के रिलेशंस ख़राब हो गए, प्लीज़ आई वांट टू टेल यू समथिंग। अमेरिका की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भारत में आज भी आ रही हैं। ड्रोन बनाने की टेक्नोलॉजी जो दुनिया में किसी को नहीं देते, उन्होंने दे दिया। इवन की ओपन AI जो ChatGPT है वो कहीं भी अपना ऑफिस नहीं खोलता, उसने दिल्ली में अपना ऑफिस खोल लिया है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट करनी शुरू कर दी। एनवीडिया की चिप्स जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला था कि आप कहीं भी किसी को नहीं देंगे, वो ChatGPT वाला, ओपन AI वाला वो भारत में लेकर आ रहा है। और कितने
1 गीगावाट के यहाँ पर डाटा सेंटर खुलने वाला है। एक चिप भी अमेरिकन प्रेसिडेंट बाहर नहीं जाने देता। भारत में 56,000 सीपीयू जो जीपीयू चिप्स होती हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। इसके बाद भी अगर कोई ये बोलता है कि भारत की और अमेरिका के रिलेशंस खराब हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजीज कहीं भी वो आने नहीं देता, उसको भारत में क्यों आने दे रहा है? लास्टली, ये तो मैंने बता दिया आपको सारा कुछ। अब जीई इंजन के ऊपर बड़ी बार बात होती है कि हमारे साथ एग्रीमेंट किया लेकिन हमें इंजन नहीं दिया। इसी मंथ जीई की जो पूरी टीम है वो एचएल में जा रही है। वहां पर एग्रीमेंट हमारा ऑलरेडी 2023 में था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है, 80% जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है ऑलरेडी हमारे कंट्री के साथ साइन हो चुका है और दिसंबर के बाद ये को प्रोडक्शन बिटवीन जीई एंड भारत ये शुरू हो जाएगी। मेरा बार बार एक ही क्वेश्चन है, प्लीज जॉइन द डॉट्स। जो मीडिया इतना टीआरपी को गदर करने के लिए इतना कुछ बोल रहा है, इसके ऊपर मत जाइए। अगर अमेरिका आपके अगेंस्ट होता तो ये इम्पॉसिबल टेक्नोलॉजीज, बेशक वो एआई हो, रोबोटिक्स हो, वो कंप्यूटिंग हो, इवन फ्यूचरिस्टिक जो चीज़ें हैं, जो हथियार हैं, उसकी टेक्नोलॉजी आपको नहीं देता। तो ये जो टारगेट है वो पहले दिन से चाइना था, चाइना को ही कंटेन किया जा रहा है। आपके ऊपर टैरिफ का जो वॉर है वो सिर्फ इसलिए है कि पुतिन को टेबल पर लाकर वो डॉक्यूमेंट साइन करवा दे, ताकि अमेरिकन प्रेसिडेंट दिखा सके कि मुझे एक नोबेल प्राइज चाहिए क्योंकि मैंने यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा दिया। भारत सिर्फ एक लीवर है। जैसे मोदी जी ने जापान में बोला था, वी आर अ स्प्रिंग बोर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ जापान ऑफ एनीबडी, जो कि हमें यूज कर ग्लोबल साउथ के अंदर अपने माल को बेच सकते हैं। वैसे ही रशिया के सामने हमें लीवर की तरह यूज किया जा रहा है इस युद्ध को रुकवाने के लिए। मोदी जी बात को समझते हैं, इसलिए कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं आता। और एक और चीज बता दूं आपको लास्टली, नवंबर 2025 से पहले हमारा जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी साइन हो जाएगा एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न्ड, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें सिर्फ यूज किया जा रहा है। रशिया इज ऑल्सो विलिंग टू स्टॉप दिस वॉर। ज़ेलेंस्की खुद चाहते हैं कि वॉर को रोका जाए। सिर्फ अगर कोई भांजी मार रहा है, कहते हैं कि बीच में फूफा जी हैं, तो यूरोपियन यूनियन था। तो इसलिए जो वहाँ की उर्सुला वंडरलैंड है, वंडरलैंड बोलता हूँ उसको मैं, है ही वंडरलैंड, उसके प्लेन को उन्होंने दिखा भी दिया रशिया ने कि ज़्यादा पंगे मत लेना। उसका जीपीएस ब्लॉक कर दिया था एंड शी वॉज ब्लाइंडेड, उसका प्लेन वॉज ब्लाइंडेड इन द एयर। उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि जाना कहाँ है। जब उन्होंने माफ़ी मांगी है उसके बाद जीपीएस को ऑन किया गया है कि प्लीज़ डू नॉट एंटर इनटू दिस सीज फायर, जो यूक्रेन करने को तैयार है और हम भी ब्रोकर कर रहे हैं। प्लीज़ रिमेन आउटसाइड, वरना जो आज और जो एयरलाइंस के जो जीपीएस होता है उसे ब्लॉक करना इम्पॉसिबल है। रशिया ने अपनी वो भी दिखा दी कि मेरी पावर कितनी है, मेरे से पंगा मत लेना। तो ये जो सारा चीज़ें हैं, प्लीज़ जॉइन द डॉट्स, यू विल अंडरस्टैंड। गेम कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है जी। लेकिन अब जैसे पुतिन ने कहा है कि जेलेंस्की को अगर बात करनी है यूक्रेन वॉर पर तो आए वो मॉस्को में। आपको लगता है कि जेलेंस्की मॉस्को जाएंगे? और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अलास्का के बाद मीटिंग के बाद कहा था कि मिलेंगे बहुत जल्द, हम तीनों एक टेबल पर बैठेंगे। और तभी आपको याद होगा पुतिन ने बीच में कहा था कि यस नेक्स्ट टाइम मॉस्को। तो क्या लगता है आपको कि मॉस्को जाने के लिए तैयार होंगे डोनाल्ड ट्रंप भी और जेलेंस्की? डोनाल्ड ट्रंप तो ऑलरेडी घबरा गए थे जब उन्होंने सुना कि पुतिन बोल रहे हैं कि मॉस्को आ जाओ। वो कहता यार देखो, मैं हूँ शेर, मैं आया हूँ तेरी कंट्री में, अलास्का में आया हूँ और तेरे टर्फ के ऊपर खड़े होकर मैं बात कर रहा हूँ। तेरे अंदर हिम्मत है, तुम अपने आप को बड़ा बोलते हो कि एम्परर ऑफ द वर्ल्ड, मॉस्को आके दिखाओ। और डोनाल्ड ट्रंप ने उसी वक्त बोल दिया था, इट माइट बी डिफिकल्ट, मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर मैं मॉस्को आता हूँ। तो वो वहीं पर चिकन आउट कर गए, तभी उसको टैको बोला जाता है। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। तो ये टैको तो समझ आ गया। अब ज़ेलेंस्की को जब उसको बोला गया है कि तुम भी आओ रशिया में, वो नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मुझे गोली मार दी और जो पुतिन है वो कुछ भी कर सकते हैं, ही विल नॉट गो देयर, दे आर गोइंग टू गो टू अ न्यूट्रल कंट्री। मुझे नहीं लगता कि रशिया में ज़ेलेंस्की कभी जाएंगे या डोनाल्ड ट्रंप जा सकते हैं। इट इज़ जिसको बोलते हैं 0.001% की पॉसिबिलिटी है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में 0.001% भी कई बार 100% हो जाता है। दिस टाइम विल टेल, बट मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लगती। कोई ना कोई न्यूट्रल कंट्री में बात होगी। और मुझे लगता नहीं है कि पुतिन के साथ अभी फर्स्ट राउंड की मीटिंग ही सीधा पुतिन के साथ होगी। इट माइट बी कि उनका जो फॉरेन मंत्री है उसकी मीटिंग्स हो, और इसीलिए जो प्रधानमंत्री है यूक्रेन का, जो अभी अभी लेडी को उन्होंने एम्प्लॉय किया है या उसको डिप्लॉय किया है या उसको सिलेक्ट किया है, वो भी जानबूझ के किया गया है। उसका रीज़न मैं किसी और दिन बताऊंगा आपको। बट
मुद्दा ये है कि ज़ेलेंस्की अब खुद नेगोशिएट नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि रशिया का जो फ्रंट लाइन है वो सामने आए, इधर से इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो जाए, वो नेगोशिएट करें, और उसके बाद जो आखिरी साइन करना है, जब सारी नेगोशिएशन हो जाएंगी तब ये दोनों मिलेंगे। वो कहाँ पे मिलेंगे वो बाद में डिसाइड किया जाएगा। और अगर उन्होंने ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में बुलाया तो पुतिन एक ऐसा शेर है, वो यूक्रेन भी जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हाँ, ज़ेलेंस्की मॉस्को नहीं जा सकता, लेकिन पुतिन वो यूक्रेन जा सकता है। वो वही वाली बात है कि सीता बाहर नहीं आ सकती, रावण अंदर नहीं जा सकता, सीता तो बाहर आ सकती है, वो वाला हाल है जी। लेकिन पीएम मोदी से अभी एक दिन पहले यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने भी बात की है, और बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ यूक्रेन का मुद्दा भी डिस्कस किया गया है। और जेलेंस्की को भी पीएम मोदी पर ज्यादा भरोसा है। आपको याद होगा फोन करके भरोसा जताया था कि आप जो सॉल्यूशन निकालेंगे और ठीक होंगे, आपके एफर्ट्स अच्छे हैं। और आपको लगता है कि कोई ऐसा सॉल्यूशन यूक्रेन को लेकर पीएम मोदी के जरिए निकल पाएगा? देखिए, हमें ऑलरेडी रशिया के खिलाफ यूज़ करना शुरू कर दिया अमेरिका ने, हमारे ऊपर टैरिफ लगाकर। वहाँ पर जो पुतिन जो 3.5 साल से किसी की बात नहीं सुन रहे थे, अपनी कंट्री को छोड़कर अगर अलास्का जाते हैं, वो भी अमेरिका में जाते हैं बात करने के लिए, आप समझ सकते हैं कि हमारा जो वेट है इस पूरे सिनेरियो में वो कितना ज़्यादा है। ये छोटी चीज़ नहीं है। डिप्लोमेटिकली मोदी जी हैज़ लिटरली ब्रॉट अस ऑन द वर्ल्ड स्टेज, और ये हमने दिखा भी दिया। तो अभी जो लीवरेज है, अभी यूरोपियन यूनियन को भी समझ आ गया कि मोदी जी कैन इंटरवीन, और पुतिन के साथ जैसे एससीओ की मीटिंग में भी आपने देखा, वो तस्वीरें देखी हैं आपने, वो वीडियोस देखी हैं, जहाँ पर एक भिखारी पीछे खड़ा हुआ था और मोदी जी पुतिन को लेकर चले गए, एंड द वे दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, जैसे कि बहुत पुराने कोई दोस्त बात कर रहे हों। ये जो लीवरेज है हमारा पुतिन के साथ, रशिया के साथ, ये कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना है। मोदी जी ने उसको और गहरा कर दिया है। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन भी हमें बोल रहा है कि भाई अगर आप बीच में इंटरवीन करते हैं तो ये युद्ध रुक सकता है। ज़ेलेंस्की के साथ भी मोदी जी ने जब एससीओ की मीटिंग में गए हैं, उससे पहले उन्होंने बात करी कि मैं पुतिन से मिलने वाला हूँ, यू टेल मी व्हाट यू वांट, मैं बात कर सकता हूँ। तो मोदी जी अपना वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं है कि एक पुतिन को मिले और दुनिया भर में फोटो दिखाने लग गए। मोदी जी वो काम नहीं करते, वो काम करने के बाद बोलते हैं, उसके बाद भी बोलते नहीं कई बातों कि मैंने ये काम कर दिया। अगर बोलते होते तो हमें पता होता कि मोदी जी ने 10 साल में क्या क्या काम किए हैं। ये आपको मुझे बताना पड़ता लोगों को कि मोदी जी ने ये कर दिया है। कमबख्तो, अभी भी आप कांग्रेस को वोट करते रहते हो। तो ये मोदी जी का स्टाइल है, ही डजंट पब्लिसाइज हिमसेल्फ, जस्ट कीप्स ऑन डूइंग इट। और मुझे लगता है कि जो ज़ेलेंस्की का और रशिया का जो मामला है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका मोदी जी निभा भी रहे हैं और निभाएंगे भी। एंड ऑलरेडी दुनिया ने हमें यूज़ करना शुरू कर दिया। सॉल्यूशन आ जाएगा, उसमें भारत का नाम आए ना आए, बट हमें एटलीस्ट इन्होंने लीवर की तरह रशिया के अगेंस्ट यूज करना शुरू कर दिया, ये सामने दिखता है जी। और दूसरा, जैसे अभी ऑयल को लेकर जो इतना रायता फैला हुआ, तेल को लेकर, उसके बीच में रशिया ने ये कह दिया कि भारत को 3 to 4% और रिबेट दिया जाएगा, भारत को और सस्ते दामों में तेल दिया जाएगा। तो उससे जाहिर इस बात है भारत ज़्यादा तेल खरीदेगा। तो ये सब खबरें उस वक्त आ रही जब डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कहते हैं कि आग बबूला होकर बैठा है कि भारत तेल खरीदना बंद करे और भारत को रिबेट पर रिबेट दे रहा है रशिया। तो ये इनको लेकर भी तो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी मिर्ची लग रही होगी। मुझे तो पहले हैरानी होती है कुछ चाटुकार पत्रकारों के ऊपर, जिन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जी मोदी सरेंडर कर गए, हमने तेल लेना बंद कर दिया, हमारी शिप्स रोक दी गई। कुछ नहीं हुआ ऐसा, और लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये वही है जो वही पिद्दी डॉग के बिस्किट खाकर, आधा बिस्किट खाया हुआ पिद्दी का ये खुद अपने मुंह में डालते हैं। आपको मालूम है, कोई रविश कुमार जैसे लोग जो कि माने हुए हैं चीज़ों के लिए। अब ये लोग ऐसी ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। काम हो क्या रहा है? हमने अपना जो तेल था, जो 35% हम 30 से लेकर 35% चाइना से रशिया से खरीद रहे थे, वो हमने 40% ऑलरेडी कर दिया। ऊपर से हमें डिस्काउंट और दिया जा रहा है ताकि हम और तेल खरीदें। नई कंडीशन सुन लीजिए, रशिया ने यह भी बोला है कि जो आपकी पेमेंट आप इंडियन रुपये में दे रहे हैं, आप इंडियन रुपये में देते रहिए, हम ये पेमेंट 10 साल के लिए भी डेफर करने को तैयार हैं, आपसे पेमेंट 10 साल के बाद ले लेंगे। यानी कि ये लेटेस्ट न्यूज़ है, डिस्काउंट के बाद आपको टाइम भी दिया जा रहा है कि इंडियन रुपये में पैसे हैं, अपने पास रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सुकोई 57 लेंगे, उसको बनने में 10 साल लगेंगे, यही पैसा हम सुकोई की 57 की पेमेंट में हम एडजस्ट कर लेंगे। कैन यू इवन इमेजिन एट व्हाट स्केल वी आर टॉकिंग? तो ये जो मिर्चें हैं डोनाल्ड ट्रंप को, ये लगनी ज़रूरी भी थी। और मोदी जी सरेंडर कर जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। ये राहुल गांधी की सरकार नहीं है जो बूट पॉलिश करते थे जाकर। तो ये जो स्पीड है हमारी, ये और इंक्रीज़ करती जाएगी, ये कम नहीं होने वाली।
और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है, जो लोग बोलते थे कि हमारी जीडीपी कम हो जाएगी, ये वो लोग हैं जो कि आज तक जिन्होंने ना तो फाइनेंस का उनको एबीसी पता है, वैसे तो एफ से शुरू होता है, मैंने एफ वर्ड जानकर इन लोगों के लिए यूज़ नहीं किया, नहीं तो कहीं आपके चैनल के ऊपर स्ट्राइक न लग जाए। तो ये जो एबीसी, इनको फाइनेंस की, इकोनॉमी की मालूम नहीं है, कोई एक्स जनरल्स हैं वो आकर आजकल इकोनॉमी की बातें बोल रहे हैं। वो जनरल हो भैया, तुम्हें एबीसी उसकी तो अभी आर्मी की पता नहीं है कि लेटेस्ट हमारे पास हथियार कौन से थे। ये वही जनरल्स हैं जो बोल रहे थे अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमें युद्ध में नहीं जाना चाहिए, और जब वहाँ पे उनके मात दे दिया तो अब इकोनॉमिस्ट बन गए हैं। ये क्या बोलते थे, हमारी इकॉनमी नीचे आ जाएगी, हमारे एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगे। टैरिफ लगने के बाद हमारी इकॉनमी पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से आगे जा रही है। तो ये प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अंजू पंकज का चैनल देखते रहिए, आपको एक्चुअल न्यूज़ मिलेगी। ये जो मेजर जनरल्स हैं आज तो बड़े इकोनॉमिस्ट बने हुए हैं, और ये जो आर्मी के एक्सपर्ट्स बन गए हैं, मुझे नहीं पता कि ये जब ये मेजर जनरल थे तब ये क्या करते होंगे। और ये जो आजकल बिल्कुल मायूसी छाने वाला जो ये वीडियोस बन रही हैं पूरे मीडिया के ऊपर, मुझे लगता है कि कांग्रेस से पैसे मिलते होंगे, अदरवाइज कोई ऐसी वीडियोस नहीं बना सकता। और जो रियलिटी है वो ये है, भारत राइज कर रहा है, हमारी मिलिट्री माइट दुनिया ने देखी है, इकोनॉमिकली वी आर राइजिंग, डिप्लोमेटिकली हमारा कोई तोड़ नहीं है, हमने एससीओ में दिखा दिया, हमने डोनाल्ड ट्रंप को दिखा दिया। एंड अगर अभी भी आपको शक हो तो प्लीज़ जाकर एससीओ में, जैसे जो मोदी जी शी जिनपिंग से मिले हैं, जैसे पुतिन से मिले हैं, और पीछे भिखारी जैसे ताकते रह गए, वो वीडियोस देखने के बाद भी अगर आपको लगे कि डिप्लोमेटिकली हम अभी वी आर रूलिंग तो होल सिनेरियो, इसके बाद भी अगर आपको शक हो तो प्लीज जाकर अपना डीएनए चेक करा लीजिए, कहीं राहुल गंदगी की फैमिली का कहीं डीएनए तो नहीं आ गया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पीएम मोदी खामोश रहकर भी जो काम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता, और शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट करने पड़ते हैं, बार बार बोलना पड़ता है, गुड नाइट लिखना पड़ता है, क्या कुछ वो अपने रोज सुबह जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें क्या कुछ नहीं बोलते हैं। बार बार ये तो कहते हैं कि भारत हमसे कम सामान लेता है, हमको ज्यादा सामान बेचता है, मैं ये टैरिफ लगा दूंगा, वो टैरिफ लगा दूंगा। वो जो खिसियानी बिल्ली है वो खंबा नोच रही है और मोदी जी मजे ले रहे हैं। भारत इस वक्त जैसे आपने बताया वर्ल्ड लीडर बना हुआ है, सारा कुछ भारत के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। भारत को प्रेशराइज करके डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन का वॉर रोकने में पुतिन शायद आगे आ जाए, लेकिन पुतिन ने उल्टे लताड़ लगा दिए कि भारत की तरफ देखना भी मत। तो जाहिर सी बात है इस पर भी बहुत सारा कुछ डोनाल्ड ट्रंप ज्ञान देंगे। आपने समय निकाला सुमित जी मेरे लिए और बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय सिया राम। जय सिया राम।